नमस्कार बच्चों, मैं संजीव यादव सनरे कोचिंग क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत करता हूं। बच्चों, आप जानते हैं कि आपकी ऑनलाइन क्लासेस प्रारंभ हैं और उनमें आपको मैं अभी ठोस अवस्था पढ़ा रहा हूं। ठोस अवस्था के 4 लेक्चर कंप्लीट हो चुके हैं। आज हमारा 5वां लेक्चर है और इस 5वें लेक्चर को हम कल वाले लेक्चर से जोड़ करके पढ़ेंगे। जो हमारा लास्ट लेक्चर था अर्थात लेक्चर नंबर 4, उसमें कहीं आया था संकुलन क्षमता। आपको ध्यान होना चाहिए। तो संकुलन क्षमता हमने आपको बताई थी कि संकुलन क्षमता, कहीं हमने चर्चा की थी कि संकुलन क्षमता 52.4% होती है। कहीं संकुलन क्षमता हमने आपको बताई थी 74% होती है और कहीं संकुलन क्षमता आपको हमने बताई थी 68% होती है। तो ये संकुलन क्षमता जो है, इसको हम कैसे निर्धारित करेंगे? आज का पूरा लेक्चर इसी पर बेस्ड है। बहुत ध्यान से आप आज के लेक्चर को देखेंगे क्योंकि आज का जो लेक्चर है वो मैथमेटिकल होने वाला है। ठीक, सबकी क्षमताएं हम आपको यहाँ पर आज निकाल करके दिखाएंगे। ठीक है, तो आज का लेक्चर हम प्रारंभ करते हैं। हम सबसे पहले देखेंगे कि संकुलन क्षमता क्या है और संकुलन क्षमता के बाद फिर हम देखेंगे कि इसका निर्धारण कैसे करेंगे। तो आइए बच्चों, शुरुआत करते हैं। संकुलन क्षमता, इसको पैकिंग एफिशिएंसी भी कहते हैं। इंग्लिश में क्या कहेंगे? पैकिंग एफिशिएंसी। एक्चुअल में संकुलन क्षमता है क्या? ध्यान दीजिए। आपको हमने बताया था कि जितने भी ठोस हैं, इस चैप्टर में हम उन ठोसों के घटक कणों को एक गोले के रूप में मानते हैं और वो गोले ठोसों में निबिड़तम संकुलित होते हैं, अर्थात वो एक दूसरे के अधिकतम पास होते हैं। हम जब गोलों को एक दूसरे के अधिकतम पास लगाते हैं, उसके बाद भी उन गोलों के द्वारा पूरा आयतन कवर नहीं किया जा सकता है। कैसे देखेंगे? जैसे मान लिया एक गोला ये हो गया, एक ये हो गया, ये गोले हैं। समझिए संकुलन क्षमता है क्या। इस तरीके से ठोस अवस्था में आप जानते हैं कि कण मौजूद रहते। हमने कहा था कि ठोसों में हम कणों को एक गोले के रूप में मानेंगे। ये हमारा ठोस हो गया। ये व्यवस्था है बच्चों। अब ध्यान देने वाली बात यह है कि जैसे ये गोला है, समझिए ध्यान से, इस गोले ने इस स्थान को कवर किया है, इस गोले ने इस स्पेस को कवर किया है, इस गोले ने इस स्पेस को कवर किया है, इस गोले ने इस स्पेस को कवर किया है। इसी तरीके से आप सभी गोलों को मान लेंगे और मानने के पश्चात आप ये देख पाएंगे कि जो गोले जिस जगह में रखे जा रहे हैं उस पूरी जगह को वो गोले कवर नहीं कर पा रहे हैं। ध्यान देंगे, जैसे ये हमने 6 गोले यहाँ पर रखे हुए हैं, लेकिन अगर इनके द्वारा घेरे गए स्थान की बात करें तो ये गोला इतने स्थान को घेरता, ये गोला इतने स्थान को घेरता, ये गोला इतने स्थान को घेरता, ये गोला इतने स्थान को घेरता है। आप देखेंगे ये स्थान खाली है, ये स्थान खाली है बच्चों, ये स्थान खाली है। तो हम यहाँ पर खाली स्थान की बात नहीं करेंगे,
हम कहेंगे कि जो गोले हैं वो जो टोटल स्थान है आपका, जैसे ये उपलब्ध आयतन है हमारे पास, ये आपके पास स्थान है, इस स्थान में से गोले कितना स्थान घेर रहे हैं, जिसमें गोले आप रखेंगे तो गोले के द्वारा कितना स्थान घेरा जाएगा, बस उसी घेरे गए स्थान को ही कहा जाता है क्या, संकुलन क्षमता। ध्यान दीजिए, हम कह सकते हैं ये सारे के सारे क्या होंगे, ये सब के सब गोले ही होंगे, और ये गोले इस पूरे स्थान को कवर करते हैं, ये गोले इस पूरे स्थान को कवर करते हैं, ये कवर कर लिया, ये गोले इस स्थान को कवर करते हैं, ये कंडीशन आती है। ये देखिए, अब आप देख रहे हैं कि गोले पूरे स्थान को नहीं घेर रहे हैं, ये भी जगह खाली है, ये भी खाली है, ये भी खाली है, ये भी खाली है, ये खाली है, ये खाली है। तो हम खाली की बात नहीं करेंगे, हम यहाँ पर केवल इसकी बात करेंगे कि गोले कितना स्थान घेर पा रहे हैं। अब ये जो टोटल उपलब्ध स्थान था आपके पास इतना, इस टोटल उपलब्ध स्थान में जब हमने गोलों को रखा तो गोलों ने उस टोटल उपलब्ध स्थान का जितना हिस्सा घेर लिया, जितना भाग घेर लिया, जितना आयतन घेर लिया, बस उसी मान को, उसी स्थान को, वही जो वैल्यू आएगी उसी वैल्यू को कहा जाता है क्या, संकुलन क्षमता। आइए अब हम इसको डिफाइन करते हैं। ठीक, इसका मतलब आपके समझ में आ गया होगा कि टोटल जितना भी स्थान है उस स्थान में अगर आप गोले रख देते हैं तो गोले उसमें से कितना स्थान घेर लेते हैं। ठीक, ये ध्यान रखना है, जितना स्थान घेर लेंगे उसी स्थान को कहा जाएगा संकुलन क्षमता। डिफाइन कैसे करेंगे, ध्यान दीजिए, ये पूरा हमारे पास एक क्रिस्टल है, ठीक है, और इस क्रिस्टल का जो टोटल आयतन है वो इतना हो जाएगा, इसके द्वारा घेरा गया कुल स्थान ये है। इस घेरे गए ये जो टोटल स्थान है, इस स्थान में गोलों के द्वारा जितना स्थान घेरा जाएगा उसी स्थान को कहा जाता है संकुलन क्षमता। डेफिनेशन कैसे देंगे, किसी भी क्रिस्टल जालक में, ये पूरा क्रिस्टल जालक है, एक क्रिस्टल कहेंगे, किसी भी क्रिस्टल जालक में अवयवी कणों के द्वारा, किसके द्वारा, अवयवी कणों के द्वारा घेरा गया स्थान, उसका पैकिंग एफिशिएंसी या संकुलन प्रभाव या फिर उसको संकुलन क्षमता कहा जाता है। एक बार फिर ध्यान दीजिए, किसी क्रिस्टल जालक के कुल उपलब्ध स्थान का जितना भाग गोले घेर लेते हैं उसी को संकुलन क्षमता कहा जाता है। इस तरीके से देख लेंगे, ठीक है ना। डेफिनेशन एक बार फिर आप बोल देंगे क्या, कि किसी भी क्रिस्टल जालक के कुल उपलब्ध स्थान का जितना भाग गोले घेर लेते हैं उसी भाग को कहा जाता है संकुलन क्षमता। अब बच्चों, हमने आपको बताया था शुरुआत में कि संकुलन क्षमता जो है वो कुछ की होती है 52.4%, किसी की 74%, किसी की 68%। कैसे होती है, 1 बाई 1 सब की चर्चा हम यहाँ पर करेंगे, आराम से समझ में आएंगे आपको ये सारी के सारे के किस तरीके से हम निर्धारित करते हैं। बस आपको एक दो बात ध्यान रखनी है। बात ये ध्यान रखनी है कि गोले का आयतन आप लोगों ने सभी ने हाई स्कूल में पढ़ा होगा। कितना होता गोले का आयतन, गोले का आयतन होता है 4/3 पाई आर क्यू। सब लोग अपनी फेयर कॉपी पर इसको रख लेंगे कि गोले का आयतन 4/3 पाई आर क्यू होता है। किस तरीके से इस्तेमाल करेंगे, ध्यान देंगे। डेफिनेशन आप लोगों ने समझ ली होगी और ये ध्यान रखेंगे कि जो इसके अंदर घटक कण है वो किसके रूप में, गोले के रूप में, इसीलिए यहाँ पर गोले का आयतन इस्तेमाल किया जाता है। ठीक, अगर मैं संकुलन क्षमता निकालने का सूत्र आपको बताऊं
तो किस तरीके से संकुलन क्षमता ज्ञात की जाती है, ध्यान देंगे। देखिए, प्रतिशत संकुलन क्षमता बराबर एकक सेल में परमाणुओं की संख्या, एकक सेल में परमाणुओं की संख्या इंटू एक परमाणु का या गोले का, एक गोले का आयतन बटे नीचे एकक सेल का आयतन। अगर आप प्रतिशत निकालना चाह रहे हैं तो इसके लिए आपको यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, 100 का गुणा। इतने प्रतिशत निकल के इस तरीके से जो प्रतिशत संकुलन क्षमता है वो इस तरीके से निकलेगी। ध्यान दीजिए, जो भी एकक सेल होगा उसमें परमाणुओं की संख्या कितनी है, एक गोले का आयतन कितना है और एकक सेल का आयतन कितना है, ये सब आप लगाएंगे इस सूत्र में, आराम से आप संकुलन क्षमता को निकाल पाएंगे। आप इसको क्या करेंगे, नोट कर लेंगे, ठीक, क्यों कभी इसकी ज़रूरत पड़ने वाली है। करिए नोट सभी लोग इसको। कर लिया होगा नोट। संकुलन क्षमता समझ गए होंगे कि टोटल जितना भी आयतन होता है उसमें जितना आयतन गोले घेर लेते हैं बस उसी को कहा जाता है क्या, संकुलन क्षमता। आइए बच्चों, 1 बाय 1 हम सभी की संकुलन क्षमता निकाल करके आपको दिखाते हैं कि 52.4% आती कैसे है, ठीक है ना। देखेंगे, फॉर्मूला नोट कर लिया होगा, करते हैं इसको साफ। सबसे पहले नंबर 1, सरल घनीय जालक की संकुलन क्षमता। पहले हम सरल घनीय जालक की संकुलन क्षमता ज्ञात करेंगे और ये संकुलन क्षमता पहले ही मैं आपको बता देता हूँ 52.4% के आसपास होती है। कैसे करेंगे, सरल घनीय जालक, ध्यान दीजिए, आप पिछले लेक्चर को याद करेंगे, उसमें हमने बताया था कि सरल घनीय जालक कब होता है, जब घटक कण केवल कोनों पर होते हैं। कहाँ होते हैं, केवल कोनों पर। जब केवल कोनों पर होंगे तो उस कंडीशन में हमारा सरल घनीय जालक बनता है। एक बार मैं दोबारा बना के दिखाता हूँ, ठीक है, ध्यान से देख लीजिए। देखिए बेटा, ये हो गया, ये स्थिति आ गई, ठीक है। घन है, सारी भुजाएं आपको पता होंगी कि इसकी बराबर होंगी। घटक कण यहाँ होगा, यहाँ होगा, यहाँ होगा, यहाँ, 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 यहाँ। देख लिया, 1 2 3 4 5 6 7 8। ध्यान करिए आप, पिछले लेक्चर्स को उसमें हमने बताया था कि जब घटक कण केवल कोनों पर आते हैं तो उस स्थिति में जो जालक बनता है उसको सरल या आद्य एकक कोष्ठिका के नाम से जानते हैं, तो वही है, ठीक। किसी का भी इसमें नंबरिंग कर लीजिए आप, इसको मान लीजिए A, इसको मान लीजिए B, इसको C और इसको D। मैं इसका एक कोई एग्जाम्पल दिखाता हूँ।
ये है देखिए सरल घनीय जालक, ये दिख रहा होगा, सभी लोगों ने देखा होगा। आपकी नज़र में ये क्या है? आपकी नज़र में ये एक क्यूब होगा, सभी की नज़र में देखिए। लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, इसकी तीनों भुजाएं कैसी होंगी बेटा? बराबर होंगी। ठीक है, तो हम इसमें से किसी को, इसको मान लिया हमने, देखिए इसी के हिसाब से इसको मान लेते हैं A, इसको मान लेते हैं B, इसको C, इसको D। सभी भुजाएं इसकी कैसी हैं? बराबर हैं। ठीक है ना? तो हम कह सकते हैं, आइए और ध्यान दीजिए, फ्रॉम फिगर से आप देखेंगे कि घन है, सारी भुजाएं कैसी बताई आपको हमने? बराबर। अभी दिखाया था हमने आपको एक सैंपल। तो आप इसमें लिख सकते हैं क्या कि ये जो भुजा है वो इसके बराबर होगी, ये भुजा इसके बराबर होगी, ये भुजा इसके बराबर होगी। तो क्या हो जाएगा बेटा? A B बराबर B C बराबर C D बराबर D A। ठीक है ना? सारी भुजाएं यहाँ से आपको दिख रही होंगी बराबर है। अब हम इसका कोई भी एक हिस्सा लेते हैं और उसको जूम करके दिखाते हैं, बड़ा करके दिखाते हैं कि कैसे बनेगा। मान लिया बच्चों हमने इसी को उठा लिया, ध्यान से सुनते जाइए एक एक बात। किसी भी बात को, आपके 4 लेक्चर हो चुके हैं सॉलिड स्टेट के, कोई भी पॉइंट, कोई भी लेक्चर ऐसा नहीं था जिसको आपको याद करना। 1-2 टेबल आई थी याद करने लायक, वो मैंने आपको ट्रिक के माध्यम से समझा दी थी। ऐसी ट्रिक्स जब जरूरत पड़ेगी कि कोई चीज़ याद करनी है, समझने वाली है, तो उसका कॉन्सेप्ट ही समझा करो। ध्यान रखो, कॉन्सेप्ट ही हमेशा काम देता है। ठीक है ना? और उसके बाद जहाँ आपको किसी चीज़ के याद करने की ज़रूरत पड़ेगी, मैं निश्चित तौर पर समय समय पर वहाँ आपको इस तरीके की ट्रिक्स बताता रहूँगा जो आपको किसी भी स्टडी को या अन्य चीज़ों को याद करने में हेल्पफुल हो। ठीक है ना? अब मैं इसी हिस्से की बात कर लेता हूँ बेटा। अगर मैं आपको ये जूम करके दिखाऊं, देखिए आप इसको मानेंगे A और आप इसको मान लेंगे B। आपको हमने बताया था कि जो हमारे गोले होते हैं वो गोले क्या होते हैं? एक दूसरे के पास होते हैं। गोले क्या होते हैं बेटा? एक दूसरे के पास। एक्चुअल में जो ठोसों के गोले होते हैं उनको एक दूसरे के पास लगाया जाता है। जैसे देखिएगा, ये है आपके पास एक गोला, ठोस की स्थिति क्या होती है? एक गोला, दूसरा गोला इससे चिपक जाता है, इस तरीके से चिपका हुआ होता है। ये कंडीशन देख पा रहे होंगे, देखिए ध्यान से, ये कंडीशन है। ऐसे ही गोले इधर होंगे, ऐसे ही गोले इधर होंगे और इनके ऊपर इसी तरीके के 4 गोले होंगे। तो इस भुजा को आपने ये मान लिया। आप देख रहे होंगे कि इसमें दूर है, लेकिन ये एक्चुअल में दूर नहीं होते हैं, वो इस तरीके से जुड़े होते हैं। ध्यान से समझ लें। तो आपने यहाँ जो पॉइंट है इसको माना A और इधर वाले पॉइंट को आपने माना V। ठीक, अगर हम यहाँ पर गोले की बात कर लें, ये आ गया, इधर की बात कर लें तो बच्चों ये आ गया। ठीक है ना? ये कंडीशन आ गई। इसको आप मान लेंगे B, इसको आप मान लेंगे A। करेक्ट? कुछ नहीं किया, केवल यही वाली भुजा उठा करके हमने यहाँ आपको जूम करके दिखा दिया, क्योंकि इसमें कंडीशन ये है। इधर इसका जो केंद्र होगा उसको A मानेंगे, इसका होगा उसको क्या मान लेंगे बेटा? B मान लेंगे। अब ध्यान दीजिए, आप जानते हैं ये गोला है और गोले की यहाँ से देखिए ये क्या हो जाएगी? रेडियस हो जाएगी। इस रेडियस को कितना मान लेंगे? R। अगर आप इसको R मानते हैं तो बताइए सभी इन गोलों का जो साइज है वो कैसा है? एक जैसा। ठीक, धातुओं की, तो यहाँ पर भी क्या हो जाएगा? R हो जाएगा। जब ये दोनों R हो जाएंगे तो चित्र से आप देख पाएंगे कि ये जो यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस है, ये यहाँ से यहाँ तक, बताओ बेटा इसको आप क्या कहेंगे? तो सिंपल सा आप सभी का आंसर होना चाहिए कि हम इसको A कहेंगे। भुजा, घन की भुजा कितनी होती है? A। तो बताइए यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस है इसको क्या कहा जाएगा बच्चों? इसको कहा जाएगा क्या? A। ठीक है ना? इसको हम A कह देंगे। करेक्ट? A क्या होती है? घन की भुजा। मान लिया,
घन की भुजा बराबर ए। करेक्ट। गोले की त्रिज्या, गोले की त्रिज्या कितनी है बताइए? r। अगर r है तो हम a और r के बीच में संबंध बताना चाहें, डिस्ट्रिक्ट फिरोजाबाद के ही बोर्ड एग्जाम के पेपर में ये बच्चों पूछा गया था, यहीं से रिलेशन पूछा गया था, लेकिन वो FCC के लिए पूछा गया था। आप आगे जब अनसॉल्व करेंगे तो उसमें देख पाएंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पर ये जो भुजा है, इसके लिए भुजा कितनी आपको बताई? a। तो ये क्या हो जाएगा? तब आप लिख देंगे a बराबर 2 × r, या फिर क्या कहेंगे बताइए? ये जो यहाँ से यहाँ तक पूरा a है, ये भुजा है। भुजा किसके बराबर है? दो गोलों की रेडियस के बराबर है। तो a बराबर क्या हो जाएगा? r + r, अर्थात ये हो गया a बराबर कितना बेटा? 2r। आई होप समझ में आया होगा। a बराबर हो गया कितना बेटा? 2r। ये कंडीशन आ गई। अब ध्यान दीजिए, आप लोग जानते होंगे क्या कि गोले का आयतन कितना होता है, और गोले का आयतन पड़ा होगा 4/3 πr3 ये होता है। गोले का आयतन ये हो गया। अगर हम आपसे ये कहें कि बताइए इस घन का आयतन कितना होगा, हाई स्कूल में आप लोगों ने सभी ने पढ़ा होगा कि घन का आयतन कितना होता है? भुजा क्यू होता है। लिख लेंगे घन, या इसको कहेंगे एकक सेल, एकक सेल का आयतन। अगर घन का आयतन निकालना चाहें तो इसको लिखा जाता है भुजा क्यूब। भुजा क्यूब, भुजा कितनी है? a, और a क्यूब हो गया, क्या हो गया बताइए? a क्यूब। अब a का जो वैल्यू है वो किसके बराबर है बताइए बेटा? 2r के बराबर। तो बताओ क्या हो जाएगा? 2r का क्यूब। तो यहाँ 2 का क्यूब कितना हुआ? 8, और r का कितना हो गया? r क्यूब। तो बताइए घन का आयतन या एकक सेल का पूरा आयतन कितना हो जाएगा? 8r3। करेक्ट। ये बात समझ में आ गई होगी सब लोगों के कि हमें गोले का आयतन पता है, घन का आयतन हमने निकाल लिया कि घन का आयतन होता है भुजा क्यू। भुजा क्या है वो? a क्यू कर दिया, और 1 बराबर किसके है? 2r के बराबर है। तो ये हमारा 8r3 हो गया, ठीक है ना। अब आ जाइए इधर, लिखेंगे तब प्रतिशत संकुलन क्षमता, तब प्रतिशत संकुलन क्षमता। प्रतिशत संकुलन क्षमता अगर आप निकालते हैं तो अभी हमने सूत्र बताया था आपको, एकक सेल में परमाणुओं की संख्या, एकक सेल में परमाणुओं की संख्या, परमाणुओं की संख्या इनटू, यहाँ लिख देंगे आप गोले का आयतन। आ रहा है क्या इधर? गोले का आयतन वटे एकक सेल का आयतन इनटू आपको बताया था कितना? 100। ये देखा आया? इनटू 100। ठीक है, थोड़ा इधर चला गया तो आप थोड़ा एडजस्ट कर लीजिए, मैंने सूत्र बता ही दिया है। बताइए बेटा, ये सरल घनीय है
सरल घनी में जो घटक कण है वो कहाँ होते हैं? कोनों पर। आपको हमने समझाया था कि अगर घटक कण कोनों पर होंगे तो उनका 1/8वां हिस्सा होता है। सरल में आपको बताया था आद्य एकक कोष्ठिका जो थी उसमें परमाणुओं की संख्या कितनी थी बताइए। तो आपका आंसर होना चाहिए कि उसमें परमाणुओं की संख्या 1 थी। 1 क्यों थी? कि केवल घटक कण कोनों पर हैं और कोनों पर कितने घटक कण है? 8, और 8 का कौन सा भाग लिया जाता है? 1/8वां। तो 8 गुणा 1/8 बराबर कितना हुआ? 1। मान गए इस बात को? ठीक, तो यहां आ गया एकक सेल में परमाणुओं की संख्या 1। ठीक, लेकिन वो परमाणु है किसके रूप में? गोले के रूप में। गोले का आयतन कितना? 4/3 पाई r³ बटे एकक सेल का आयतन आप निकाल चुके कितना? 8r³ इंटू आप लोगों को पता है कितना करना है आपको? 100 करना है। बस कहानी खत्म। r³ से r³ कैंसिल, 4 दूनी 8। बताइए क्या आ गया? ऊपर हो गया 100 इंटू पाई अपॉन नीचे क्या है? नीचे आ गया 2, और ये जो 3 है वो भी कहाँ आ जाएगा? नीचे आपने पढ़ा होगा पहला और चौथा और दूसरा तीसरा उनका किया जाता मल्टीप्लाई। 2/3 पाई का मान जानते होंगे 22/7 होता है। कितना होता है? 22/7। तो क्या आ गया? 100 गुणा 22/2 गुणा 3 गुणा 7। सभी लोग कैलकुलेशन कर लें इसकी। ठीक, मैं भी करके दिखा दे रहा हूँ आपको। ये आप कहेंगे 2 से कैंसिल कर दीजिए। कितने बार गया? 11 बार। 11 का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, हो गया कितना? 1100 बट्टे 7 21। 21 से डिवाइड कर दीजिए 1100 को। 21 से डिवाइड करना है किसको? 1100। 21 पंजे 105। ठीक, 5 आ गया। यहाँ से कैरी 0 की लीजिए। 21 दूनी 42, बचा कितना? 10 में से 2 जाएंगे, कितने बचेंगे? 8। लगाइए पॉइंट, बढ़ाइए 0। 21 3 63, 10 में से 3 गया 7। ठीक है ना? 7 में से 6 गया 1, पॉइंट लगा है 0 बढ़ाओ। ठीक है ना? अब जाएगा ये 2 8 16, 8 बार। 8 एकन 8, 8 दूनी 16। ठीक है, लगभग 2 बचता है, छोड़ देंगे। बताइए बेटा आंसर कितना आ गया? आंसर निकल के आया 52.38, या हम इसी को लगभग कह देते हैं कितना? 52.4%। ये यहाँ से 8 को हटाते तो यहाँ पर एक डिजिट एक बढ़ जाएगा। तो ये आ गया आपका संकुलन क्षमता 52.4। ठीक है ना? सभी लोग एक बार इसको सही से देख लें। ठीक, इसके बाद अगर आपको कोई समस्या है तो हम उसका समाधान करेंगे। ठीक है ना? रुक जाइए। ठीक, मैं एक बार दोबारा से फिर समझा देता हूँ कि हमारे पास सरल ये घनी जालक बन गया। सरल घनी किससे बनता है? एकक सरल एकक कोष्ठिकाओं से बनता है। उसमें घटक कण केवल कहाँ होते? कोनों पर। घन है तो सभी भुजाएं कैसी होंगी? बराबर हो जाएंगी। और बराबर होने के बाद हमने घन की भुजा मान ली कितनी है? a है। ठीक है ना? घन की भुजा a। गोले की त्रिज्या आप देख रहे होंगे, हमने इस भुजा इसको जूम करके यहाँ दिखा दिया। कितनी हो गई बेटा? ये हो गई आपकी r + r। ठीक है ना? उसके बाद a का मान हमने r के पदों में निकाला तो 2r आ गया। a बराबर 2r। गोले का आयतन 4/3 पाई r³ होता है। और घन का आयतन अगर हमें निकालना तो भुजा क्यू। भुजा कितनी हो गई? a³ a का मान r के पदों में 2r था, ये 8r³ हो गया था। अब सूत्र लगा दो, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ एकक सेल में परमाणुओं की संख्या अगर सरल है तो परमाणुओं की संख्या आप लोगों को पता है कितनी होती है? 1 होती है। ठीक, गोले का आयतन कितना होता है? गोले का आयतन होता है 4/3 पाई r³। एकक सेल का आयतन आपने यहाँ से निकाला था 8r³ इंटू 100। ठीक है ना? तो ये 100 इंटू पाई, हमने इनका कैलकुलेशन कर लिया। लगभग 52.38% आता है, जिसको हम लगभग क्या कह देते? 52.4%। ये आया था लास्ट लेक्चर में, हमने बताया था कि संकुलन क्षमता कैसे निकालेंगे, वो आपको पता चल गई होगी। ठीक, इस फिगर को
इस पूरे डेरिवेशन को आप लोग देखेंगे कि किस तरीके से ये आया 52.4%। ठीक, अब अगले की बात करेंगे। ठीक है बच्चों, उम्मीद है कि आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा, सिंपल सा डेरिवेशन था। अब हम अगले की बात करते हैं। अगला क्या है, नंबर 2 देखिए, फलक केंद्रित, फलक केंद्रित संरचनाओं पढ़ाया था HCP और CCP की संकुलन क्षमता। ठीक है, ध्यान से देखिए, अभी आपको सारा का सारा समझ में आ जाएगा। ठीक, कॉन्सेप्ट पढ़िए, कॉन्सेप्ट पर ध्यान दीजिए, कॉन्सेप्ट से काम चलेगा, रटने से काम नहीं चलता है। ठीक है, आइए बेटा, अगर मैं फलक केंद्रित संरचनाओं की बात करूं, लास्ट लेक्चर में आपको बताया था कि जो षटकोणीय निबिड़ संकुलन त्रिविमीय में था, जिसको HCP वहाँ हमने बताया था, और उसमें एक और था दूसरा प्रकार उसका घनीय, तो उसका क्यूबिक था, उसको हम CCP बोलते हैं। बच्चों, इसकी संकुलन क्षमता आपको हमने बताया था कि इन दोनों ही स्ट्रक्चर्स की संकुलन क्षमता होती है 74%। कैसे होती है, उस दिन आपको हमने बता दिया था कि 74% होती है, लेकिन होती कैसे है, हम इसकी यहाँ पर जानकारी ले रहे हैं इस लेक्चर में। ठीक, थोड़ा सा ध्यान दीजिए, पूरा अच्छी तरीके से आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है ना, आइए और ध्यान दीजिए। ठीक है, देखिए, आप बनाएंगे यहाँ पर ये हो गया, ठीक है बेटा, यहाँ एक पार्टिकल है, एक यहाँ है, एक यहाँ है, एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ। थोड़ा गौर से सुनिए, अगर कहीं शब्द आता है फलक केंद्रित, जिस दिन हमने एकक कोष्ठिकाओं के प्रकार आपको पढ़ाए थे, उस दिन ही आपको बता दिया था कि जहां अगर शब्द आपके सामने फलक केंद्रित आ गया, तुरंत समझ जाइए कि वहां पर घटक कण सभी कोनों पर हैं और सभी फलकों पर है। आया होगा ध्यान, मैंने आपको बताया था कि ऐसी एकक कोष्ठिका जिसमें घटक कण सभी कोनों पर और सभी फलकों पर होते हैं, उसको फलक केंद्रित एकक कोष्ठिका कहते हैं। तो फलक केंद्रित संरचनाओं में जो संकुलन होता है वो 74% होता है। वो कैसे होता है, देखिए, इसको हमने यहाँ ज्वाइन कर दिया, इसको यहाँ ज्वाइन कर दिया, इसको यहाँ ज्वाइन कर दिया। घन है, भुजाएं सभी आप जानते हैं कैसी होंगी, बराबर होंगी। लेकिन अब बात दूसरी आती है, सभी कोनों पर तो हो गए, लेकिन फलकों की बात करते हैं। एक घटक कण ये हो गया, एक इसके ठीक सामने हो गया, एक इधर हो गया, और बच्चों एक इधर हो गया, और दो फलक इस तरीके से ये आ गए। ये हो गई फलक केंद्रित एकक कोष्ठिका। ध्यान से देखिए, ठीक है ना। अब हम इसकी बात कर रहे हैं, दे देते नाम, इसको A, इसको B, इसको C और इसको D। अगर हम इसको यहाँ ज्वाइन कराते, मैंने जिस दिन ये पढ़ाया था तो उसने बताया था कि यहाँ से अगर यहाँ जाएगा तो इसको बॉडी डायगोनल कहते हैं, और इसको यहाँ मिलाते हैं तो ये क्या होता है, ये फलक विकर्ण होता है। ये मिल गया बेटा। देखिए ध्यान से, आप देख रहे होंगे कि अगर हम इसको स्पेशली ले लें, ये हमारे पास स्ट्रक्चर है। ध्यान दीजिए, कुछ ऐसे ही ले लिया, ए, ये हो गया ए, ये हो गया बी, अब आ गया सी, अब आ गया डी। ठीक है, ए बी सी डी सभी भुजाएं बराबर, लेकिन ये क्या है बताइए,
ये इसका विकर्ण है, ठीक है। आधा गोला इधर होगा, आधा गोला उधर होगा, और जब फलक पर भी एक होता तो ये इस तरीके से ठीक बीच में एक गोला रहता है। फलक केंद्र संरचनाओं में क्या बताया था कि प्रत्येक फलक पर भी एक गोला हुआ करता है, ठीक है। तो ये कंडीशन आएगी। अगर हम इस भुजा को आपको जूम करके दिखाएं बोर्ड पर तो देखिएगा, मैं इसको ले लेता हूँ। अगर आप इसको जूम करके देखेंगे, यहाँ आ गया ए, यहाँ आ गया सी, ये मिलाइए। आप जानते हो, बताया आपको, देखिए ए है, आधा इधर बनेगा, एक गोला इसमें ठीक बीच में बनेगा, और उसके बाद ये बन जाएगा बच्चों। इसको आप कहेंगे क्या? सी। ध्यान से देखें, यही तो हमने जूम कर दिया ए सी को। अब जब ये स्थिति आ गई है जूम करने पर, ये ए रहा, ये सी रहा, आधा गोला इधर, आधा गोला इधर, और क्या हुआ, बीच में एक पूरा गोला आ गया, जैसे कि ये आपको दिख रहा है, ठीक। अब देखिए बेटा, ये गोले का केंद्र है, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस क्या होगी, गोले की त्रिज्या आर, यहाँ से यहाँ तक ये भी आर, यहाँ से यहाँ तक ये भी आर, यहाँ से यहाँ तक बोलो क्या हो गया, ये भी आर हो गई, ठीक है ना। जब ये आर हो गई तो हम क्या कह सकते हैं यहाँ से, बताइए। ए सी बराबर कितना हो गया बेटा, बताइए। आप कह देंगे ए सी बराबर 4R हो गया। अब 4R कैसे आया, पता चल गया होगा, R प्लस R प्लस R प्लस R इज इक्वल टू 4R। ये आ गई स्थिति। अब उसके बाद अगर हम बात करें बेटा किसकी, यही आपको हमने दिखाया था कि अगर आप इसको A मानते हैं, इसको B मानते हैं, इसको C मानते हैं, इसको D मानते हैं, ऐसे ही तो माना है। तो देखिए ध्यान से, ये भुजा, ये भुजा, ये स्थिति आ गई, करेक्ट। यहाँ कितने अंश का कोण है, सिंपल सा आंसर होना चाहिए आपका 90 अंश का। जब 90 अंश का कोण बनता है उस कंडीशन में आप पाइथागोरस प्रमेय का इस्तेमाल करते हैं। खूब पढ़ी होगी आपने पाइथागोरस प्रमेय कि लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर इज इक्वल टू किसका होता है, कर्ड का स्क्वायर होता है, ठीक है ना। चलेंगे आगे। नाउ ध्यान दीजिए, इसकी बात कर लेंगे किसकी, ए बी सी की। इन ट्राइंगल ए बी सी, और वो ट्राइंगल है, वो कौन सा ट्राइंगल है बताइए, समकोण त्रिभुज है। ए बी सी की अगर आप बात करते हैं तो मैं ए बी सी अब दोबारा से नहीं बना के दिखा रहा हूँ, समझ रहे होंगे आप, ठीक है ना। इसको लंब मान लेंगे, ये आधार और ये क्या हो गया, कर्ड हो गया। आप सभी जानते होंगे कि पाइथागोरस प्रमेय जो लगती है तो उसमें क्या होता है, लंब का स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, बताओ इज इक्वल टू क्या होता है, इज इक्वल टू होता है बेटा कर्ड का स्क्वायर। ध्यान दीजिए, ये सभी घन है, और घन की भुजा आपको अभी लास्ट वाले डेरिवेशन में बताई थी, घन की भुजा कितनी होती है, आप कहेंगे ए, ठीक है ना। ये यहाँ से यहाँ तक जो BC है, इस BC को आप क्या कहेंगे, इस BC को आप कह देंगे कि ये हो गया हमारा क्या, ए। चाहो तो आप अलग लिख भी सकते हो, ठीक है ना। जैसे ये क्या हो गया, VC हो गया, BC, तो इसको ही कहा जाएगा कितना, ये हो गया A, ठीक है ना। अब आप जानते हैं जो लंब है ये घन है, घन की भुजा कितनी है, A। ये भी हमारी कितनी हो जाएगी बेटा, ये भी A हो जाएगी। बताइए लंब कितना है, A स्क्वायर प्लस आधार, ये भी A है, ये भी A स्क्वायर इज इक्वल टू, अगर मैं कर्ड की बात करूं तो कर्ड कितना है, कर्ड आपको बता दिया मैंने, कर्ड हमारा कितना है AC, तो आप कहेंगे AC का स्क्वायर, ठीक। आ जाइए इधर, अब देखिएगा A स्क्वायर AC क्या है बताइए,
4r²। ठीक है ना, AC की जगह क्या 4r और उसका AC का करना क्या है, स्क्वायर करना है। तो ये क्या बन गया बताइए, 2a² इज इक्वल टू क्या हो गया, 4 का स्क्वायर कितना होगा 16 और r का क्या हो जाएगा r²। अगर यहाँ से a² निकाला जाए तो बताइए कितना हो जाएगा, 2 से ये 8 बार कैंसिल होगा, 2 8 16, ठीक है ना, तो 8r² हो गया, करेक्ट। अगर मैं यहाँ से a का मान निकालना चाहूँ तो बताइए बेटा a बराबर क्या हो जाएगा, रूट लग जाएगा 8r²। आप जानेंगे इसको a इज इक्वल टू फैक्टर कर लीजिए, 2 गुणा 2 गुणा 2, 2 दूनी 4 दूनी 8 इंटू r। आप जानते हैं कि यहाँ स्क्वायर घात 2 है, आपने करड़ी पढ़ी होगी 9th में, उसमें करड़ी घात यहाँ पर 2 आ जाएगा, अर्थात इसके अंदर से जो पेयर है वो कितने कितने के बन के निकलेंगे, आपका आंसर होना चाहिए 2। ये निकल आया, ये निकल आया, तो बताइए a बराबर क्या हो गया 2, बाहर आ गया ये 2 और r बाहर आ गया, ठीक है ना। अब रूट 2 हो गया तो हम लिख सकते हैं a बराबर 2√2r हो गया। आई होप कि आप लोगों के समझ में आ गया होगा ये इस तरीके से। a का जो वैल्यू है वो इसके लिए हमने ये निकाल लिया। अब उसके बाद a का मान निकल के आ गया, तब घन का आयतन बराबर क्या है बेटा, भुजा क्यूब। भुजा क्या है a, हम लिख सकते हैं 2√2r, इसका क्यूब कर दीजिए, आगे आ जाइए, ठीक है। घन का आयतन, अब बेटा ध्यान से बहुत धीरे धीरे इसको खोलिए, तो ये खोलने पर क्या स्थिति बनेगी कि इसको 3 बार खोलना पड़ेगा, इज इक्वल टू आप लिख सकते 2√2, ठीक है ना। और फिर r का कर देंगे तो क्या हो जाएगा, r³ हो जाएगा, करेक्ट। देखिए गुणा कर लीजिए, 2 का गुणा 2 में, इसमें 2 दूनी 4 दूनी 8, ठीक है ना। और √2 का √2 में करेंगे तो आप जानते हैं रूट कैंसिल हो जाएगा, तो बताइए पूरी स्थिति क्या बनेगी, 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2। अब ये कहोगे ये 2 आ गया, ये 2 आ गया, ये 2 आ गया, लेकिन ये 2 कहाँ से आया, तो बताया कि 2 रूट का जब आप गुणा करेंगे इन दोनों का तो ये आ गया, करेक्ट है ना। लेकिन ये वाला √2 छूट गया, छोड़ दीजिए, कोई आपत्ति नहीं है, इंटू r³, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16√2r³, ये आ गया एकक कोष्ठिका का आयतन, करेक्ट। अब आप जानते हैं ये फलक केंद्रित है, बताइए बच्चों कमेंट में दीजिए, बताइए जल्दी कि फलक केंद्रित एकक कोष्ठिकाओं में परमाणुओं की संख्या कितनी होती है। सभी लोगों के कमेंट आने चाहिए फटाफट, इस पर कितनी होगी। ठीक है, तो आप जानते हैं कि फलक केंद्रित में 4 होती है परमाणुओं की संख्या। कैसे 4 होती है पूरा आपको हमने समझाया था कि फलक पर जो भी कण होते हैं उनका 1/2 और कोनों पर होते हैं उनका 1/8, तो 6 है, 6 का 1/2 वाला हिस्सा तो 3 हो जाएगा और कोनों वालों का 1/8, तो एक टोटल कितना हो जाएगा 4। अतः निकाल दीजिए प्रतिशत संकुलन क्षमता बराबर प्रतिशत संकुलन क्षमता निकालेंगे तो क्या होगा, अब डायरेक्ट लिखते हैं परमाणुओं की संख्या इंटू गोले का आयतन, सही है, अपॉन नीचे एकक सेल का आयतन या घन का आयतन, एकक सेल का आयतन या फिर क्या घन का आयतन, घन का आयतन इनटू क्या हो जाएगा 100। ये सूत्र है परमाणुओं की संख्या किसके लिए, FCC के लिए। बताइए परमाणुओं की संख्या FCC के लिए, परमाणुओं की संख्या कितनी होती है FCC के लिए, जानते होंगे कितनी होती है 4, पहले ही निकलवा चुका हूं।
4 गुणा गोले का आयतन 4/3 पाई आर क्यू बट्टे एकक सेल का आयतन कितना है 2√2r क्यू से हमने ये पूरा ड्राइव कर लिया था, ड्राइव किया था तो हमने बताया था कि 16√2 इंटू क्या हो जाएगा आर क्यू हो जाएगा इंटू क्या हो जाएगा 100, ठीक है ना। बस ये आ गया। अब इसको आप क्या करेंगे, सॉल्व कर लेंगे। ये आयतन निकाला था कि नहीं निकाला था। अब ये बन जाएगा क्या बेटा, देखिए 4 चौक 16, इससे ये कैंसिल हो गया, आर क्यू से आर क्यू कैंसिल हो गया। बताओ भाइयों क्या हुआ ऊपर, भाइयों और बहनें भी बताएंगी इसका कैलकुलेशन करके आंसर कितना आ रहा है। पाई ऊपर क्या रह गया बताइए, 100 पाई अपॉन नीचे ये जो 3 है वो कहाँ जाएगा नीचे, 3 गुणा √2, ठीक है ना। ठीक, 4 चौक 16, 16 से 16 कट गया, जो 3 है वो कहाँ आ गया नीचे, आर क्यू से आर क्यू कटा, बचा के अब पाई, इधर बचा 100। ठीक, इसके इन सभी के लगा दीजिए वैल्यूज लगा देंगे। वैल्यूज आप लगाएंगे, पाई का वैल्यू कितना होता है 22/7 होता है, √2 का वैल्यू कितना होता है, ठीक है ना, 1 पॉइंट क्या रहता है आप जानते होंगे, उसको लगाइए और इसको निकाल देइए, ठीक है। इसका वैल्यू कितना आएगा ये वैल्यू आप कमेंट करके हमको बताएंगे, ठीक है ना। ठीक, थोड़ा आपको टाइम देते हैं, फटाफट इसको बताइएगा, ठीक है। तो इन सभी के आप लोग वैल्यूज लगाइए। पाई का मान 22/7, √2 का मान आप लोगों को पता होना चाहिए कितना होता है बेटा, √2 = 1.41, ये आ जाएगा। इसको आप उठा करके नीचे पुट कर देंगे, करेंगे पुट, आंसर आपका निकल करके आ जाएगा। आंसर आपको इसका क्या करना है, कमेंट में देना है, ठीक है ना। सभी लोग कमेंट में दें इसका आंसर, ठीक है। और मैंने आपको आंसर पहले ही बता दिया था कि इसका आंसर कितना आने वाला है, ठीक है। ठीक है बच्चों, तो इस तरीके से हमने आपको ये बताया था कि जो हमारे पास फलक केंद्रित संरचनाएं होंगी उसमें संकुलन क्षमता कितनी होगी, हमने पहले इंट कर दिया था लेकिन हमने यहाँ छोड़ दिया। आप वहाँ पर पाई की वैल्यू 22/7 लगाएंगे और √2 की वैल्यू आप जानते हो कि 1.414 होती है, उसको लगा दीजिए और आंसर निकालिए। अगर 74% आता तो जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट नहीं कर रहे हैं, ठीक है, तो उसको ज़रूर करिएगा, हमें पता चल सके कि आपने उसको ज्ञात किया है, ठीक है ना। ये इतनी आसान चीज़ें नहीं हैं लेकिन बहुत आसानी से समझ पा रहे हैं आप, क्योंकि बहुत बेसिक से आपको मैं पढ़ा रहा हूँ। ठीक, अब हम बात करने वाले हैं, आपको हमने बताया था कि एक होता है 52.4%, वो 52.4% कैसे होता है, 74% वो कैसे होता है। अब हम बात करने वाले हैं 68% की। तो बेटा 68% कैसे होगा, आइए उसकी बात करते हैं। 68% के लिए हमने बताया था कि अंतः केंद्रित घनी संरचनाएं जो होती हैं उन संरचनाओं में 68% होता है। ठीक, डालेंगे हेडिंग नंबर 3, अंतः केंद्रित घनीय संरचनाओं की संकुलन क्षमता ज्ञात करना। ठीक है बच्चों, आपको हमने बताया था कि अगर कहीं पर अंतः केंद्रित शब्द आता है, क्या आता है, अंतः केंद्रित, तो अंतः केंद्रित शब्द जो होता है उसमें आपको बताया था कि घटक कण सभी कोनों पर होते हैं और कुछ घटक कण बताए थे हमने, उसमें एक घटक कण जो होगा वो हमारा कहाँ होगा, केंद्र में होगा। मैं आपको दिखाता हूँ, ये स्ट्रक्चर है बेटा, ये घटक कण, फिर ध्यान दीजिए सभी कोनों पर अंतः केंद्रित की बात हो रही है और एक घटक कण इसका कहाँ होगा, ठीक केंद्र में।
जो घटक कण केंद्र में होगा, क्या अगर हम इसको यहाँ मिलाएं तो क्या वो टच करेगा? नहीं करेगा। वो तो तभी टच करेगा जब इसको ठीक सामने इसके अंदर से होते हुए जाएं और यहाँ मिलाएं जा करके, यहाँ इसको यहाँ से यहाँ, ये तो यहाँ मिलाएंगे तो अगर फलक पर होगा तो टच करेगा। मैं बात करूंगा यहाँ से अंदर वाले गोले की, तो अंदर वाला गोला तभी टच करेगा जब यहाँ से हम कहाँ पहुँच जाएंगे? ठीक इसके सामने पहुँच जाएंगे। कहाँ पहुँच जाएंगे? ठीक इसके सामने। आइए स्ट्रक्चर बनाते हैं और देखते हैं। ध्यान दीजिए बेटा, ये स्थिति है बेटा। ठीक, एक घटक कण यहाँ, 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 और एक घटक कण रहता है कहाँ पर? केंद्र में। हमने बताया था कि जब भी अंतः केंद्रित शब्द आएगा तो आपके दिमाग में ये वाला एकक सेल होना चाहिए। पढ़ाया था मैंने आपको कि वह एकक सेल जिसमें घटक कण सभी कोनों पर और एक घटक कण केंद्र में होता है उसको कहा जाता है अंतः केंद्रित घनीय एकक कोष्ठिका। ठीक है, मान लेते हैं जब घन है, सभी भुजाएं बराबर है। ये देखिए बेटा, ए बी सी, और यहाँ आप इसको यहाँ मैच कर रहे हैं, ये इसको मान लिया हमने क्या? डी। सबसे और अगर हम इसको मिला लें तो ये हमारा ट्रायंगल क्या हो जाता है? एबीसी हो जाता है। क्या हो जाता है बेटा? ट्रायंगल एबीसी। ठीक, ये हमारे पास भुजा है ए बी सी डी, ये सभी भुजाएं घन की है, तो घन की सभी भुजाएं कैसी होती हैं? बराबर होती हैं। तो हम लिख सकते हैं फ्रॉम फिगर क्या? ए बी बराबर बी सी, ए बी बराबर बी सी। अगर मैं सी डी की बात करूं तो ये भी एक भुजा है, तो ये हो गया सी डी। और सभी भुजाएं घन की, पहले ही हो चुका है कि घन की भुजा को हम ए मानते हैं। कितना मानते हैं? ए। तो क्या इन भुजाओं को आप ए नहीं मान सकते? बिल्कुल मान सकते हैं। ठीक, तो कमेंट कर दिया करो, ए मान लेंगे इसको। ठीक है ना। अब सबसे पहले मैं बात करता हूं ए बी सी की। इन ट्रायंगल ए बी सी, अगर मैं ए बी सी की बात करूं तो देखिएगा, ये है, ये स्ट्रक्चर है। ध्यान से देखें बेटा, ए बी सी, ये डी, ये भुजा, ये भुजा, ये भुजा, तीनों भुजाएं, सब भुजाएं कैसी हैं? इसकी बराबर हैं। तो मैं पहले इसका ये इस विकर्ण की बात करता हूं, उसके बाद इसकी करूंगा। क्यों करूंगा अभी आप देख पाएंगे। ए बी सी में ए बी का स्क्वायर, पाइथागोरस प्रमेय लगाइए, ए बी का स्क्वायर प्लस वी सी स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा? सी ए स्क्वायर। ठीक है ना। अब यहां आप देख रहे होंगे क्या? ए बी की वैल्यू कितनी है बताइए? ए है, ए स्क्वायर, बी सी बताया था ये भी घन की भुजा है, ये भी ए स्क्वायर हो गई, सी ए इसका पता नहीं, हम सी ए को निकाल लेते हैं। क्या हो जाएगा? सी ए स्क्वायर बराबर 2a स्क्वायर। ठीक, अब चलते हैं आगे। अब हम बात कर लेंगे किसकी? ट्रायंगल ए सी डी की बात करते हैं। अब यहां पर हमारा 90 अंश का कोण बनेगा। अगेन इन ट्रायंगल ए सी डी, अगर ए सी डी की बात कर लो तो देखिए एक भुजा ये रहा, फिर देख लीजिए सही से समझ लें, इसको माना था ए, इसको माना था बी, इसको माना था सी और नीचे वाले को माना था डी।
हम इसको यहाँ मिलाते हैं तो ये इसको यहाँ मिलाएंगे तो ये बिकर्ड हो जाएगा, एक भुजा ये हो गई, एक भुजा ये हो गई, यहाँ 90 डिग्री का एंगल बन जाएगा, ठीक, ये इसका बिकर्ड हो जाएगा। तो बताइए क्या हुआ, इसको ले लीजिए AC स्क्वायर प्लस फिर क्या आ जाएगा बेटा बताइए, CD स्क्वायर इज इक्वल टू किसका, AD स्क्वायर। करेक्ट। अब ध्यान देंगे AC, बताओ AC का मान कितना है, यहां से आपने AC का मान निकाल लिया, काहे का, AC का। AC की वैल्यू कितनी है बताइए, AC स्क्वायर की वैल्यू हो गई हमारी कितनी, 2A स्क्वायर। CD की बात कर लूं, ये घन की एक भुजा है, CD को A के बराबर माना था, लेकिन CD स्क्वायर है तो ये भी हो गया A स्क्वायर इज इक्वल टू AD की बात कर रहा हूं, मैंने निकाल लिया AD स्क्वायर को, ठीक है ना। इनको सभी को मिलाइए, यहाँ 2A स्क्वायर है और यहाँ पर कितना बेटा 1A स्क्वायर, टोटल कितना हो गया 3A स्क्वायर इज इक्वल टू क्या, AD स्क्वायर, ठीक है ना। अगर मैं AD की बात कर लूँ तो क्या हो जाएगा, √3A स्क्वायर, AD यहाँ पर हो गया तो क्या हुआ √3A, ये आपने यहाँ से निकाल लिया। अब जो AD है, अगर मैं इस AD को यहां पर जूम करके आप देखेंगे, AD को ध्यान से देखिए, AD ये हो गया, इसको मानेंगे A, इसको मानेंगे D, ठीक ठीक, सही है। ये A हो गया, ये गोला इसमें आ रहा है और ये गोला, ये D वाला A ये हो गया, D ये हो गया, लेकिन बीच में भी एक गोला है। इसको दोबारा से थोड़ा बना लीजिए, साइज हमको सेम रखना है, ठीक है ना। एक ये हो गया, करेक्ट। यहां से चलिए यहां तक, ये स्थिति करेक्ट है बेटा, ठीक। नाउ इसको कहेंगे A और ये हो जाएगा क्या, D। अब आप जानते हैं बीच में एक गोला है, आधा इधर, ये तो हो गया R, ठीक, ये R, ये R, ये R, करेक्ट है ना। तो अगर मैं AD की बात कर लूं तो AD बराबर हो गया कितना, 4R, करेक्ट। इसको लगा दीजिए, इसको डाल सकते हैं इक्वेशन नंबर 1, कितना डाल देंगे, इक्वेशन फर्स्ट, AD का मान समीकरण 1 में रखने पर AD की जगह कितना लगा दूं बताइए, 4R इज इक्वल टू, ये हो गया √3A, A का वैल्यू आपको निकालना है, √3A इज इक्वल टू क्या हो गया बेटा, ये हो गया 4R, ठीक है ना। A का मान निकाल देंगे तो A बराबर क्या हो गया, 4/√3R, ठीक है ना। ये रिलेशन पूछे जाते हैं परीक्षाओं में कि अंतः केंद्रित घनी संरचना के लिए घन की भुजा और गोलों की त्रिज्या के बीच में क्या संबंध होता है। ये डिस्ट्रिक्ट फिरोजाबाद का पेपर है लास्ट ईयर का, आप उसको देखेंगे 2019 का, उसमें देखेंगे, उसमें फलक केंद्रित वाला रिलेशन पूछा गया था। तो ये रिलेशन भी पूछे जाते हैं एग्जाम्स में, ध्यान रखें, ठीक है ना। ये A बराबर 4/√3R आ गया, ठीक है ना। कई मॉडल पेपर में कुछ लिखा मिल जाता तो लोग कुछ बताने लगते हैं, तो वो चीज़ नहीं होनी चाहिए। आपको पूरा कॉन्सेप्ट बताया जा रहा है कि ये होता कैसे है, ठीक है ना। अब आगे देखेंगे बच्चों, अब हम आगे चलते हैं, हमें निकालनी है संकुलन क्षमता। क्या निकालनी है, संकुलन क्षमता। आ जाइए, तब प्रतिशत संकुलन क्षमता बराबर, संकुलन क्षमता का सूत्र क्या है बताइए, एकक सेल में परमाणुओं की संख्या, एकक सेल में परमाणुओं की संख्या
इनटू गोले होते हैं, गोले का आयतन बटे एकक सेल का आयतन इनटू 100। बस कहानी खत्म हो जाएगी। कैलकुलेशन कर सकते हैं आप लोग। अंतः केंद्रित है तो अंतः केंद्रित में परमाणुओं की संख्या बताई थी कितनी होती है, 2 क्यों होती है? क्योंकि घटककर सभी कोनों पर होते हैं। कोने कितने होते हैं? 8, 8 का 1/8 1 हो गया। और एक घटककर कहाँ होता है? एक घटककर होता है आपका केंद्र में, केंद्र का पूरा कंट्रीब्यूशन। तो एक ये हो गया और एक ये, तो कुल मिलाकर के 2 कैसे, वो मैं पहले ही आपको पिछले वाले लेक्चर्स में बता चुका हूँ। बताइए, एकक सेल में परमाणुओं की संख्या अंतः केंद्रित के लिए कितनी है बेटा? 2। पता चल गया ये 2 कहां से आया? अंतः केंद्रित के लिए। फलक केंद्रित के लिए 4, सरल के लिए 1। गोले का आयतन 4/3 पाई आर क्यू बटे एकक सेल का आयतन बताएंगे। एकक सेल का आयतन आपको पता है, आयतन निकालने के लिए हमने आपको पिछले वाले जो भी 2 डेरिवेशन थे उसमें बता दिया था। इसमें आप डायरेक्ट निकालेंगे। एकक सेल का आयतन क्या होता है? भुजा क्यू। भुजा कितनी है? a, ठीक है ना, भुजा क्यू। तो हम कहेंगे a का क्यू इंटू कितना आ गया? 100। ठीक, आगे देखेंगे 2 गुणा 4/3 पाई आर क्यू अपॉन भुजा कितनी है? 4/√3 का 4/√3 आर, इसका क्यू करिए, ठीक है ना, ए क्यू इंटू क्या हो गया? 100 हो गया। करेक्ट, समझ में आ गया होगा। आयतन भुजा का क्यूब, भुजा कितनी है? 4/√3 आर है। 2 गुणा 4/3 पाई आर क्यू इंटू 100 बटे नीचे क्या है बेटा? 4 का खोलिए क्यू, 4 चौक 16, 16 चौक 64, सही है ना? 4 गुणा 4 गुणा 4 64। ठीक, आर का आर क्यू √3 की बात करूं 3 बार खोला जाएगा। √3 √3 √3, तो √3 से √3 क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। क्या हो गया? 3/√3। करेक्ट। अब आ जाइए आगे। ये आ गया, हो जाएगा आपका। उठाइए पूरा का पूरा। चाहो तो यहाँ कुछ खुरापात कर लीजिए। खुरापात क्या करोगे? 4 से 64 को कैंसिल कर लो, या ऐसा कर लो 4 दूनी 8, 8 अट्ठे 64, सही है। 4 दूनी 8 और 8 अट्ठे 64। 3 से 3 काट लो, आर क्यू से आर क्यू काट लो, जिससे ये थोड़ा हल्का हो गया, ठीक है ना। यहाँ ऊपर क्या बचा बताइए? 100 पाई अपॉन नीचे क्या बचा? 8, और ये नीचे √3 आ जाएगा। लेकिन ये √3 कहाँ पहुँचेगा? घूम करके ऊपर। चलो बाद में घुमा लेंगे। अपॉन √3, बाकी सब कुछ कैंसिल हो ही गया। 4 दूनी 8, 8 अट्ठे 64, आर क्यू से आर क्यू, 3 से 3 कैंसिल हो गया। ये कहाँ पहुँचेगा? ऊपर पहुँचेगा। ले जाइए ऊपर। 100 इंटू √3 इंटू पाई अपॉन 8। ठीक, इन सब की क्या करेंगे? कैलकुलेशन करेंगे। कैलकुलेशन इन सभी की आप लोग करेंगे। यहाँ √3 का मान लगाइए, यहाँ पाई का मान लगाइए, ठीक है। और ठीक, कैलकुलेशन आप लोग खुद कर सकते हैं। √3 का मान कितना होता है जानते होंगे? 1.732। पाई का मान कितना होता है? 22 बट्टे, यहाँ 7-3 तक लिख लो या 7-3-2 तक लिख लो, इंटू पाई का मान 22/7 इंटू 8। कैन कर लीजिए बेटा कैंसिल इसको। 2 से 11 बार, 2 चौक 8, 4 से
25 बार, ठीक है ना। अब ऊपर क्या रह गया, 25 गुणा 1.732 गुणा 11/7, ठीक। इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे, फिर इसका गुणा कर लेंगे, या चाहो तो चलो मैं कैलकुलेशन कर देता हूँ। 11 दूनी 22, 11 तियो 33 और 2 35, 3 कैरी, 11 सत्ते 77 और 3 कितना हो गया 80, कितना हो गया कैरी 8, 11 एकन 11, 11 और 8 19, ठीक। 1 2 3 1 2 3 अंक बाद आ गया डेसिमल अपॉन, नीचे कितना है 7, आगे कितने का मल्टीप्लाई है बेटा 25 का, कितने का 25 का, ठीक। अब इनका मल्टीप्लाई कर लीजिए आपस में, कर देंगे 25 दूनी 50, 25 पंजे 125 और 5 30 कैरी 13, ठीक। तो आप आगे चाहे तो इसकी खुद कैलकुलेशन कर सकते हैं। कैलकुलेशन करोगे, आपको हमने हिंट दे दिया था कि आंसर कितना आ रहा है। कमेंट बहुत कम करते हैं आप लोग, तो ये जो काम है वो अब इसलिए छोड़ा जाता है कि आप इसका आंसर कमेंट बॉक्स में हमको बताएंगे, ठीक। लेकिन होता कितना ये आपको पहले ही पता कि 68% के आसपास होना चाहिए। अगर कोई बच्चा कैलकुलेशन करके नहीं ला पा रहा 68% के समथिंग, तो वो हमें स्पेशली हमारे नंबर पर कांटेक्ट करके बता सकता है, मैं उसको इसकी जो वैल्यू है वो बता दूंगा, ठीक है। वैसे उम्मीद है कि कैलकुलेशन है सब लोगों को आनी चाहिए, ठीक है ना। थोड़ा बहुत काम करो घर पर भी आप, ठीक। जो नोट्स की व्यवस्था है तो नोट्स आपको मैं पर्सनल ग्रुप में आप सभी को बता दूंगा कि कब से आपको नोट्स मिल रहे हैं, ठीक है। तो इस तरीके से बच्चों आपने देखा कि जो संकुलन क्षमताएं 52.4% कैसे होती है, 74% कैसे होती है, 68% कैसे होती है, आज के टॉपिक पे हमने ये बताया, ठीक। एनसीईआरटी की बुक को अधिक से अधिक पढ़िए, ठीक है। कोई समस्या आती तो पर्सनल नंबर पर कांटेक्ट करके हमें बताएंगे, ठीक ना। वैसे मैं सारा का सारा आपको यहाँ पर बता ही रहा हूँ, ठीक है ना। ठीक बच्चों, आज के लिए बस इतना ही। अब हम आगे की बातें अगले लेक्चर में करेंगे, ठीक।